नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस देश की लगभग 2/3 आबादी आज भी गांव में रहती है, उस देश की असली तरक्की का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है? क्या वो शहरों की ऊंची-ऊंची इमारतों से शुरू होता है या फिर गांव के उन हरे-भरे खेतों से? तो चलिए, आज हम इकोनॉमिक्स के इसी दिल को, यानी रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। हम सबकी प्लेट में जो रोटी है, जो सब्जी है, वो आखिर आती कहाँ से है? इसका पूरा का पूरा सफर आप जानते हैं गांव के खेतों से शुरू होता है। और यही एक छोटा सा सवाल हमें सीधे इस चैप्टर के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। महात्मा गांधी ने एक बहुत जरूरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत की असली आत्मा उसके गांवों में बसती है, और अगर हमें देश को सच में आगे ले जाना है तो हमें गांवों का विकास करना ही होगा। ये बात आज भी 100% सच है। जब तक हमारे गांव मजबूत नहीं होंगे ना, देश की तरक्की हमेशा अधूरी ही रहेगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रूरल डेवलपमेंट आखिर है क्या। फिर हम बात करेंगे किसानों की दो सबसे बड़ी ज़रूरतों की, पैसा यानी क्रेडिट, और अपनी फसल बेचने के लिए बाजार यानी मार्केटिंग। इसके बाद हम देखेंगे कि खेती के अलावा और कौन-कौन से काम हो सकते हैं, और आखिर में हम सस्टेनेबिलिटी और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे। तो तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। तो आ गए हम अपने सफर के पहले पड़ाव पर। देखिए, हम सब ने गांव का विकास ये शब्द कई बार सुना है, पर क्या इस रूरल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ खेती को सुधारना है या फिर इसका मतलब कुछ और भी है? चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है। इसका मकसद है गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी को हर तरह से बेहतर बनाना, उनकी कमाई भी, उनकी सेहत भी, उनके बच्चों की पढ़ाई भी, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। तो अगर हमें गांव का सच में विकास करना है तो हमें कुछ बड़े चैलेंजेस पर काम करना होगा। पहला, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब गांव के लोगों की लिटरेसी और हेल्थ को सुधारना। दूसरा, लैंड रिफॉर्म्स, यानी जमीन से जुड़े सुधार करना। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, जैसे बिजली, पानी, सड़कें और लोन की सुविधा। और चौथा और सबसे जरूरी, इन सब के जरिए गरीबी को जड़ से खत्म करना। चलिए अब बात करते हैं उन दो चीजों की जो किसी भी किसान के लिए आप कह सकते हैं सांसों की तरह जरूरी है। एक है पैसा यानी क्रेडिट या कर्ज, और दूसरा है अपनी मेहनत की फसल को बेचने के लिए सही जगह यानी मार्केट। अगर इन दोनों में से एक भी गड़बड़ा जाए ना, तो किसान की सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। देखिए, एक जमाना था जब किसान बेचारा साहूकार के कर्ज के जाल में ऐसा फंसता था कि उसकी पीढ़ियां निकल जाती थी कर्ज चुकाते चुकाते। बहुत ज्यादा ब्याज दर होती थी। इसी शोषण को, इसी एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए सरकार ने फॉर्मल सिस्टम बनाया, मतलब बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए, ताकि किसानों को कम ब्याज पर और आसानी से लोन मिल सके। अच्छा, अब ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसे ध्यान से देखिए। 1969 में सोशल बैंकिंग शुरू हुई और 1982 में नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई, जो आज भी रूरल फाइनेंस के लिए सबसे बड़ी संस्था है। और हाल के सालों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजीज ने तो जैसे क्रांति हिला दी है। जरा इस नंबर को देखिए, 54 लाख। मई 2019 तक भारत में इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे थे। ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे समूह होते हैं, खासकर महिलाओं के, जो आपस में थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को छोटे छोटे लोन देते हैं। इस माइक्रो क्रेडिट मॉडल ने सच में करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। अब देखिए, फसल उगाना एक बात है और उसे सही दाम पर बेचना बिल्कुल दूसरी। किसानों को बिचौलियों से बचाने और उनकी मेहनत का सही दाम दिलाने के लिए सरकार ने ये 4 बड़े कदम उठाए। पहला, मार्केट्स को रेगुलेट किया। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जैसे गोदाम और सड़कें। तीसरा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग को बढ़ावा दिया। और चौथा, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी पॉलिसीज बनाई, ताकि किसानों को कम से कम एक तय कीमत तो जरूर मिले। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर, डाइवर्सिफिकेशन। ज़रा सोचिए, अगर किसी की कमाई का सिर्फ एक ही जरिया हो,
जैसे खेती। और मान लीजिए किसी साल मॉनसून अच्छा नहीं रहा, सूखा पड़ गया, तो क्या होगा? सब खत्म। बस इसी रिस्क से बचने के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कमाई के एक से ज्यादा रास्ते बनाना। तो खेती के अलावा पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री गांवों में इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये चार्ट देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया में लाइव स्टॉक में सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 61% पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन का है। उसके बाद गाय भैंस और भेड़ बकरियों का नंबर आता है। ये तस्वीरें बिल्कुल वही बात बता रही हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। पशुपालन और मुर्गी पालन जैसे काम ये ग्रामीण परिवारों के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह हैं। जब कभी फसल खराब हो जाती है या मौसम धोखा दे जाता है, तब यही एक्टिविटीज घर का खर्च चलाती हैं और एक स्टेबल इनकम देती हैं। और हाँ, सिर्फ पशुपालन ही नहीं, और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे फिशरीज यानी मछली पालन, खासकर जो कोस्टल एरियाज है वहां पर। फिर है हॉर्टिकल्चर यानी फल, फूल और सब्जियों की खेती। इसे गोल्डन रेवोल्यूशन का नाम भी दिया गया था, ये याद रखिएगा। और अब तो इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी भी गांवों में रोजगार के नए नए दरवाजे खोल रही है। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद भविष्य के सबसे जरूरी टॉपिक पर। देखिए, सालों से केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल ने हमारी जमीन की सेहत को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो अब सवाल यह है कि इसका सल्यूशन क्या है? जवाब है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कुदरत के साथ, नेचर के साथ मिलकर खेती करना। ये स्लाइड कन्वेंशनल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। जहां एक तरफ पारंपरिक खेती में केमिकल खाद और कीटनाशक यूज होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनिक खेती में गोबर की खाद, केचुआ खाद जैसे लोकल और नेचुरल इनपुट्स का इस्तेमाल होता है। ये हमारी सेहत और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए ही बहुत बेहतर है। अब देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे तो बहुत हैं। इसमें लागत कम आती है, खाना ज्यादा न्यूट्रिशियस और पेस्टिसाइड फ्री होता है, और एक्सपोर्ट करके अच्छी कमाई भी हो सकती है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे शुरुआत में पैदावार थोड़ी कम हो सकती है और इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ भी अक्सर कम होती है। स्टूडेंट्स, अब जरा ध्यान दीजिए, ये स्लाइड आपके एग्जाम के लिए एक तरह से गोल्ड माइन है। ये वो फैक्ट्स और टर्म्स हैं जो एक एक नंबर के सवालों में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। नाबार्ड कब बना? 1982 में। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? मिल्क से। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इन्हें तो बिल्कुल रट लीजिए। चलिए, अब थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं। पहला सवाल, एक किसान के लिए जितनी मेहनत फसल उगाने में लगती है, उतनी ही जरूरी उसे बेचना क्यों है? सोचिए, अगर सही मार्केट मिले तो क्या होगा? दूसरा सवाल, मान लीजिए एक किसान मछली पालन भी शुरू कर देता है, तो इससे उसका फाइनेंशियल रिस्क कैसे कम होता है? सोचिए, अगर खेती फेल हो गई तो। ये स्लाइड आपको आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न दिखा रही है। देखिए, इस चैप्टर से हर तरह के सवाल आ सकते हैं। 1 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर, जैसे ऑपरेशन फ्लड क्या है। 3 नंबर का शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, और 5 नंबर का लॉन्ग आंसर भी, जैसे सरकार ने रूरल मार्केट्स को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए। तो तैयारी हर तरह से करनी है। चलिए, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आंखें बंद करके सोचिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक किसान हैं जो टमाटर उगाते हैं। अब अगर आपके गांव में एक कोल्ड स्टोरेज बन जाए, तो आपकी जिंदगी और आपकी कमाई पर क्या असर पड़ेगा? आपको अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं होगी, है ना? बस यही तो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का असली महत्व। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां अक्सर एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। ये हैं वो 2 कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं। पहली गलती, रूरल डेवलपमेंट को एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट समझ लेना। याद रखिए, रूरल डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें खेती के अलावा हेल्थ, एजुकेशन सब आता है। दूसरी गलती, ये सोचना कि किसान सिर्फ खेती के लिए लोन लेता है। जी नहीं, वो घर में शादी ब्याह या बीमारी जैसी जरूरतों के लिए भी लोन लेता है। तो चलिए, 1 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। फ्लो को याद रखिए। ग्रामीण भारत की प्रॉब्लम्स क्या थी? कम इनकम, कर्ज का जाल और बहुत ज्यादा रिस्क। और इनके सॉल्यूशंस क्या निकले? 4 पिलर्स: क्रेडिट, मार्केटिंग, डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग। बस अपने आंसर्स में इन 4 पिलर्स पर फोकस कीजिए और ये पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा। आप सब अब इस चैप्टर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ऑल द बेस्ट।